सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। आप सभी जानते हैं क्लास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप सभी का चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसमें हमने सभी जो टॉपिक्स थे आप सभी के उनको कंप्लीट कर लिया था इन लेक्चर्स में। सो अगर आपने मिस किया हुआ है किसी भी टॉपिक्स को नहीं पढ़ पाए तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक एक टॉपिक का क्लास देखने को मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। एंड उसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को, मतलब एमसीक्यू टाइप जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, आपको 20 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे वो भी हमने कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है। अति लघुत्तरी प्रश्न जो है वो भी आपके एक एक नंबर वाले ही रहते हैं, बट इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत कहीं पे डाउट भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो इसके लिए आपको अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शंस किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये जो रहते हैं बेसिकली वन लाइनर रहते हैं। वन लाइनर मतलब इनका जो आंसर है वो आप सभी को एक लाइन में या फिर मैक्सिमम आपको 2 लाइन में ही कंप्लीट कर लेना रहता है। इसको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं समझाना होता है, क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए है, 1 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है जो एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हमको बनाया गया होता है। इसे बार-बार उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है। आप सभी को पता होगा फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। फंक्शन को हम सभी को एक बार ही केवल क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम मल्टीपल टाइम जितनी बार हम चाहें उतनी बार फंक्शन को हम लोग कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमारा, फंक्शन को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सो फंक्शन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा फंक्शन हमारा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। अब लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, अगर आप इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, डिटेल्स में जानना चाहते हो, सो आप चेक करना प्लेलिस्ट सेक्शन को या फिर इस चैप्टर के सभी लेक्चर को, उसमें आपको डिटेल में समझाया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पैरामीटर किसे कहते हैं। सो पैरामीटर फंक्शन में पास की जाने वाली जो वैल्यू होती है उसी को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं, जिसको फंक्शन के अंदर उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। सो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर फंक्शन के अंदर जो हमारा फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसके अंदर पास की जाने वाली वैल्यू होती है जिसका यूज़ फंक्शन के अंदर किया जाता है। ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। सो एक्चुअल पैरामीटर वे वैल्यू या फिर वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन को कॉल करते समय पास किए जाते हैं। सो अगर हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया, उसको कॉल करते टाइम हम लोग वहाँ पे जो भी पैरामीटर जैसे 2 3 ये सब क्या है, ये भी पैरामीटर है। अगर हमने मान लो ये पास किया, किस समय ये हमने पास किया, कॉलिंग के टाइम। ठीक है। कॉल करते टाइम अगर हम लोगों ने इसको पास किया है इस पैरामीटर को, तो ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर कहा जाएगा। एक्चुअल पैरामीटर इसी को ही हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। फॉर्मल जो पैरामीटर है वो हम लोग किसे कहते हैं। सो फॉर्मल पैरामीटर वे वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन की परिभाषा से पैरामीटर के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है। सो फॉर्मल पैरामीटर नॉर्मल लैंग्वेज में आप वो समझो कि फॉर्मल पैरामीटर वे वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन की परिभाषा में पैरामीटर के रूप में पहले से ही हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, उसी टाइम हम लोग जो पैरामीटर को डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, वो हमारा फॉर्मल पैरामीटर के अंतर्गत आता है। फंक्शन हेडर से क्या तात्पर्य है, इसको भी मैंने बहुत डिटेल में आपको, जब इसका टॉपिक मैंने समझाया था लेक्चर नंबर 8 में, उसमें आपको डिटेल में समझा दिया था फंक्शन का हेडर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। सो फंक्शन का हेडर वह लाइन होता है जिसमें फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर और रिटर्न टाइप होता है। ठीक है। फंक्शन बॉडी से आपका क्या तात्पर्य है। सो फंक्शन का जो बॉडी होता है वो हिस्सा होता है जिसमें फंक्शन द्वारा किए जाने वाले कार्य को परिभाषित किया जाता है। ठीक है। सब आपको एक एक लाइन में ही इनका आंसर लिखना है। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स किस प्रकार डिक्लेयर या फिर कहते हैं घोषित किए जाते हैं। सो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स डिफ़ॉल्ट रूप में ऑटो स्टोरेज क्लास के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं और इनकी जो स्कोप है वो फंक्शन के अंदर ही सीमित रहती है, फंक्शन के बाहर नहीं रहती है। ठीक है। सो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे उसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं।
इससे आपका कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू भी मिल जाएगा आपको, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कॉन्सेप्ट की ये क्या होता है एक्चुअल में। जैसे आपसे पूछ लिया गया फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स किस प्रकार डिक्लेयर किए जाते हैं। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाएंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे इससे संबंधित प्रश्न। 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक्सटर्नल वेरिएबल किस प्रकार डिक्लेयर किए जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं घोषित करना। तो एक्सटर्नल कीवर्ड को एक्सटर्न कीवर्ड का हम लोग यूज करके डिक्लेयर करते हैं और ये पूरे प्रोग्राम में उपलब्ध होते हैं, पूरे प्रोग्राम में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा वेरिएबल देखा था, इससे पहले हमने देखा था ऑटोमेटिक वेरिएबल। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ऑटो कीवर्ड का यूज करते हैं, ऑटो स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। बट इसका जो स्कोप होता है ना, ये फंक्शन के अंदर तक ही सीमित रहता है, फंक्शन के बाहर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है इसका यूज हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं एक्सटर्न कीवर्ड के साथ, और ये पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल होता है, हम लोग इसको कहीं पर भी कॉल करके यूज कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल किस प्रकार डिक्लेयर किए जाते हैं। सो स्टैटिक जो हमारा वेरिएबल होता है उसके लिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी कीवर्ड है। एक्सटर्न क्या है, कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, ये फंक्शन समाप्त होने के बाद ही अपनी वैल्यू को बनाए रखता है। ठीक है, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया, एंड हो गया, उसके बाद भी उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर रहेगी वो स्टैटिक कीवर्ड के अंदर हमको देखने को मिलेगी। स्टैटिक नाम से अगर हम लोगों ने कोई वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसमें हम लोगों को वो देखने को मिलेगा। जैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को स्टैटिक लिखना होगा। ये मान लो ये हमारा सब कुछ स्मॉल में रहेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड या फिर कह लेते हैं वेरिएबल। और ए नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने एक वैल्यू जो है वो स्टोर कर दिया ये। ठीक है, अब ये जो हमारा फंक्शन अगर कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, फिर भी इस वेरिएबल में स्टैटिक ए नाम के वेरिएबल में जो हर्ष नाम की वैल्यू है वो हमेशा इसमें स्टोर रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगले सेट में इतने और क्वेश्चंस हैं आप सभी के लघु उत्तरी प्रश्न में, एक एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, रजिस्टर वेरिएबल किस प्रकार डिक्लेयर किए जाते हैं या फिर घोषित किए जाते हैं। सो जो हमारे रजिस्टर्ड वेरिएबल होते हैं, रजिस्टर वेरिएबल जो होते हैं उनको हम लोग रजिस्टर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं और ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर किए जाते हैं, जिससे एक्सेस की गति जो है वो तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रजिस्टर वेरिएबल कहाँ पे संग्रहित होते हैं या फिर स्टोर होते हैं। सबसे पहले ही आपको बता दिया गया, ये सीपीयू में संग्रहित होते हैं। तो जो हमारे रजिस्टर वेरिएबल होते हैं वो सीपीयू में ही संग्रहित होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। ये आपको इस टाइप से पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि रजिस्टर वेरिएबल जो होते हैं वो कहाँ पे संग्रहित होते हैं। सीपीयू में होते हैं, मेमोरी में होते हैं, डिस्प्ले में होते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपका ये सीपीयू का। सो आपको ये सीपीयू करेक्ट रहेगा, वहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रजिस्टर वेरिएबल का प्रारंभिक मान कितना होता है। सो अगर हम बात करें रजिस्टर वेरिएबल की प्रारंभिक मान की, सो इसका कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होता है। इसे डिक्लेयर करते समय वैल्यू असाइन किया जाता है, मतलब इसका कोई भी प्रारंभिक मान नहीं होता है। रजिस्टर वेरिएबल जो होते हैं उसका कोई भी प्रारंभिक वैल्यू नहीं होता है। इसको हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसी टाइम हम लोग इसकी जो वैल्यू है डिफाइन करते हैं। डाटा संग्रहण वर्क से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेटा स्टोरेज क्लास। इसका भी एक अलग से टॉपिक था जिसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ था। सो जो हमारा डेटा स्टोरेज क्लास होता है, यह तय करता है कि वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी और उसकी स्कोप लाइफ टाइम क्या होगी, स्कोप और लाइफ टाइम क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ऑटो क्लास है, रजिस्टर क्लास है, स्टैटिक क्लास है, एक्सटर्न, ये सभी क्या है, ये सभी डेटा स्टोरेज क्लास है। डेटा स्टोरेज क्लास क्या करता है, डेटा स्टोरेज क्लास यह तय करता है कि वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, उसका स्कोप कहाँ तक होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को पूरा का पूरा मैनेज करता है। रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है या फिर क्या उपयोग है। सो हमारा जो रिटर्न होता है, स्टेटमेंट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट, उसका उपयोग फंक्शन से वैल्यू वापस करने के लिए किया जाता है। आपने कहीं पर भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर भी देखा होगा आपने कि जो हमारा रिटर्न होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ।
और उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानक फंक्शन संग्रहण स्थान किस तरह बचाते हैं। मतलब मानक फंक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, वो हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है स्थान किस तरीके से बचाते हैं। सो पहले से ही कोडेड होते हैं, इन्हें बार बार हम लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे प्रोग्राम का आकार ऑलरेडी कम हो जाता है। ठीक है, पहले से ही हमको सब चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, हमें बार बार उन चीज़ों को लिखना नहीं होता है, केवल हमको कॉल करना होता है जहाँ पे यूज़ करना होता है। उससे क्या होता है, लेंथ ऑलरेडी कम हो जाएगा, और जब लेंथ कम हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम भी वहाँ पे अच्छे से रन करेगा। लाइब्रेरी किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो लाइब्रेरी में पहले से ही परिभाषित फंक्शंस, प्रोग्राम का कोड संग्रह होता है जो प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्ट इन फंक्शन किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बिल्ट इन फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा पहले से ही परिभाषित होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, केवल हमको इनका यूज़ करना होता है। जैसे हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनएफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं जो भी हम लोगों को वैल्यू है उसको डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। स्कैनएफ का हम लोग करते हैं इनपुट लेने के लिए। सो ये कैसे इनपुट लेता है, हम लोगों को कोड लिखना होता है, नहीं लिखना होता है, सब चीज़ें प्री डिफाइंड होती है, केवल ये फंक्शन जो है हमको वो कॉल करना होता है। तो ये क्या होता है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, हमको पहले से ये दिया गया है, सभी चीज़ें यहाँ पे पहले से वहाँ पे दी गई हैं। लाइब्रेरी फंक्शन के कोई दो लाभ बताइए। सो लाइब्रेरी फंक्शन का जो दो लाभ है वो ये है कि समय की बचत होती है, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन होते हैं, पहले से ही परिभाषित होते हैं, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हमको कॉल करना होता है। त्रुटियां कम होती है क्योंकि ये भाषा के साथ ही अच्छी तरीके से टेस्ट किए गए होते हैं। सो अगर कोई भी चीज़ पहले से हमको दी गई होती है तो सब चीज़ उसमें टेस्ट का जो प्रोसेस है वो हुआ रहता है, तो हमको केवल उसका यूज़ करना रहता है, जिसकी वजह से हमको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है उस प्रोग्राम में। लास्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक लाइब्रेरी। इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाला जो लेक्चर है उसको आप जरूर से विजिट करिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। सो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा अगले इसके लघु